आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है देश न्यूज के खास कार्यक्रम ब्लैक बॉक्स में। मैं हूं आपके साथ निशा तिवारी। दर्शकों, आज ब्लैक बॉक्स में हम बात करेंगे दापा प्रथा की। राजस्थान भारतीय उपमहाद्वीप का एक अनूठा और रंगीन राज्य है जो अपनी सांस्कृतिक धरोहर, ऐतिहासिक स्थलों और विभिन्न प्रकार की प्रथाओं के लिए प्रसिद्ध है। इस राज्य की एक ऐसी प्रथा है जिसे दापा प्रथा कहा जाता है। कई बार लोगों का ध्यान इस प्रथा ने अपनी ओर खींचा है। ये प्रथा एक विशेष प्रकार की पारंपरिक संहिता है जो विशेष रूप से वंशानुगत संपत्ति और विवाह संबंधी विवादों को सुलझाने के लिए उपयोग में लाई जाती है। आज के इस खास कार्यक्रम में हम बात करेंगे दापा प्रथा की उत्पत्ति, इसके विशेषताएं और इसके अंतर्गत आने वाले प्रमुख मामलों की क्या क्या विस्तृत जानकारी है, वो सभी कुछ साझा करेंगे। दापा प्रथा की उत्पत्ति की अगर बात करें तो दापा प्रथा की शुरुआत राजस्थान की सांस्कृतिक और सामाजिक व्यवस्थाओं से हुई है। राजस्थान के ग्रामीण इलाकों में, खासकर थार रेगिस्तान के क्षेत्रों में, सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए पारंपरिक नियम और प्रथाएं आवश्यक थी। दापा प्रथा का जन्म इसी सामाजिक आवश्यकता से हुआ। प्रारंभिक समय में राजस्थान के गांवों में बाहरी न्यायिक प्राधिकरण की कमी के कारण स्थानीय सामुदायिक नेता या गांव के प्रमुख ही विवादों को सुलझाने का कार्य करते थे। दापा प्रथा ने इस परंपरा को एक औपचारिक रूप प्रदान किया। इसमें प्रमुख व्यक्ति, जिसे दापा कहा जाता है, न्यायिक फैसलों को सुनता और निर्णय करता है। दापा प्रथा की अगर विशेषताएं की बात करें तो दापा प्रथा में स्थानीय स्तर पर एक सम्मानित और प्रभावशाली व्यक्ति को दापा के रूप में चुना जाता है जो कि सामाजिक और कानूनी विवादों का निपटारा करता है। दापा प्रथा में पारंपरिक और सांस्कृतिक नियमों का पालन किया जाता है। ये नियम स्थानीय परंपराओं और इतिहास पर आधारित होते हैं और इन्हें दापा द्वारा लागू किया जाता है। दापा प्रथा एक प्रकार का गैर आधिकारिक न्याय प्रणाली है, अनऑफिशियल न्याय प्रणाली। इसमें कानूनी प्रक्रियाओं की तरह औपचारिकता बिल्कुल नहीं होती, लेकिन इसका निर्णय सामाजिक मान्यता और प्रभावशाली होता है। दापा प्रथा का मुख्य उद्देश्य समाज की भलाई और विवादों का समाधान करना होता है। इसके निर्णय अक्सर समाज के हित में होते हैं और पारंपरिक मान्यताओं को ध्यान में रखते हैं। प्रमुख मामले और केस दापा प्रथा के अंतर्गत अगर बात करें तो कई प्रमुख मामले जो हैं वो सामने आए जो इसकी अनोखी विशेषताओं को उजागर करते हैं। ये केस समाज में व्याप्त विवादों और उनके समाधान की प्रक्रिया को स्पष्ट करते हैं। पहला, विवाह संबंधित विवाद। दापा प्रथा के अंतर्गत विवाह संबंधित विवादों का निपटारा करना एक नॉर्मल प्रोसेस है, सामान्य प्रक्रिया है। उदाहरण के लिए, यदि दो परिवारों के बीच दहेज या विवाह अन्य मुद्दों पर विवाद उत्पन्न होता है तो दापा इन विवादों को सुलझाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। एक केस में दापा ने दहेज के विवाद को सुलझाने के लिए पारंपरिक प्रथाओं के आधार पर निर्णय लिया, जिससे दोनों परिवारों के बीच समझौता हुआ और विवाद समाप्त हुआ। वंशानुगत संपत्ति विवाद भी दापा के तहत सुलझाए जाते हैं। राजस्थान के आज भी कई गांवों में संपत्ति के अधिकारों को लेकर अक्सर विवाद उत्पन्न होता है। एक प्रमुख केस में दापा ने पारंपरिक नियमों और सबूतों के आधार पर संपत्ति का बंटवारा तय किया, जिससे परिवारों के बीच शांति स्थापित रहे। आपराधिक और जो क्राइम वाले मामले होते हैं उससे निपटारा करने के लिए भी आज भी दापा प्रथा का उपयोग किया जाता है। दापा ने छोटे छोटे आपराधिक विवादों का भी निपटारा किया
उदाहरण के लिए किसी चोरी या मारपीट के मामले में दापा ने पारंपरिक तरीके से समझौता करवा दिया, जिससे कानूनी कार्रवाई की जरूरत नहीं पड़ी। दापा प्रथा सामाजिक विवादों का भी समाधान करती है, जैसे कि जातिगत भेदभाव या सामाजिक असमानता से संबंधित मुद्दे। एक केस में दापा ने जातिगत भेदभाव को समाप्त करने के निर्णय लिया, जिससे समाज में समानता और सहयोग को बढ़ावा मिला। दापा प्रथा की चुनौतियां। हालांकि दापा प्रथा ने कई विवादों का समाधान किया, लेकिन इसके सामने भी कई चुनौतियां आई। दापा प्रथा की गैर आधिकारिक और पारंपरिक प्रकृति कभी कभी न्यायिक प्रक्रियाओं की पारदर्शिता और औपचारिकता की कमी को उजागर करती है। दापा प्रथा की परंपरागत नियम और निर्णय कभी कभी आधुनिक कानूनी मानकों से मेल नहीं खाते, जिससे कुछ विवादों को सुलझाने में कठिनाई होती है। दापा प्रथा में कभी कभी सामाजिक असमानताओं को भी बढ़ावा मिल सकता है, जैसे कि जातिगत भेदभाव या लैंगिक भेदभाव, जो समाज में एकता और समानता के प्रयासों को बाधित करता है। दापा प्रथा राजस्थान की एक अनोखी और महत्वपूर्ण प्रथा जो स्थानीय विवादों के समाधान के लिए उपयोग की जाती है। इसके द्वारा पारंपरिक और सांस्कृतिक नियमों के आधार पर विवादों का निपटारा किया जाता है, जो समाज की भलाई के लिए महत्वपूर्ण होता है। हालांकि दापा प्रथा को आधुनिक कानूनी मानकों और सामाजिक न्याय के दृष्टिकोणों को चुनौतीपूर्ण भी माना जाता है। इसके बावजूद ये प्रथा राजस्थान के धरोहर और सामाजिक संरचना का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो समाज में शांति और समरसता को बढ़ावा देती है। अभी हमने समझा दापा प्रथा कि क्या क्या विशेषताएं थी, क्या क्या चुनौतियां थी, लेकिन वाकई में ये प्रथा अच्छी है या फिर लोगों के लिए अब मजबूरी बन चुकी है? क्योंकि हमारे समाज में, हमारे सोसाइटी में लड़कियों का शादी से पहले माँ बनना अच्छा नहीं माना जाता। भारत में बेटी के बालिग होने के बाद पिता उसके लिए वर खोजता है और फिर धूमधाम से अपनी लाडो का विवाह करता है और पुण्य कमाता है। लेकिन राजस्थान में अभी हम जिस प्रथा की बात कर रहे थे, दापा प्रथा की, राजस्थान के उदयपुर हो गया, सिरोही हो गया, प्रतापगढ़ और पाली में गरासिया जनजाति समाज की लड़कियों को शादी से पहले मां बनना होता है। सुन के आपको थोड़ा अजीब लग रहा होगा, लेकिन ये बात सच है। राजस्थान के आज भी इलाकों में ये प्रथा जो है वो चल रही है। यहाँ प्रेमी युगल सालों बिना शादी के साथ रह सकते हैं। प्रथा के मुताबिक प्रेमी युगल की शादी तब तक नहीं होती जब तक कि उस लड़की को बच्चे पैदा ना हो, संतान प्राप्ति ना हो। 1000 सालों से भी अधिक वर्ष हो चुका है ये परंपरा जो है, ये जो प्रथा है, ये भारत में चली आ रही है। यहाँ कई तरह की परंपराएं प्रचलित है। राजस्थान के उदयपुर, प्रतापगढ़, पाली में गरासिया जनजाति समाज में 1000 साल से सालों से एक प्रथा चली आ रही है, जिसमें शादी से पहले लड़कियों को मां बनना पड़ता है। इसके लिए बकायदा पुरुष और औरत एक साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं और बच्चे पैदा हो जाने के बाद एक दूसरे से शादी कर लेते हैं। गरासिया समाज के लोगों का कहना है कि वंश को आगे चलाने के लिए अगर पहले शादी करवा दी जाती है तो बच्चे पैदा नहीं होते, लेकिन लिव इन में रहने के बाद बच्चे पैदा हो जाते हैं। इन लोगों की इसी मान्यता के चलते आज भी समाज में ये परंपरा जारी है। आगे हम इस गरासिया जनजाति के बारे में भी जानेंगे। इस वजह से चली आ रही परंपरा समाज में बहुत प्रचलित है कि सालों पहले गरासिया जनजाति के 4 भाई थे। यह स्टोरी जो है ये प्रचलित है, जो मैं आपको बता रही हूँ। गरासिया जनजाति के 4 भाई थे। इनमें से 3 भाइयों ने शादी कर ली और एक भाई ने समाज की एक लड़की के साथ दापा प्रथा यानी कि लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगा। उसके बाद विवाहित 3 भाइयों के कोई संतान नहीं हुई, लेकिन जो लिव इन रिलेशनशिप में था उसका चौथा भाई, जिसने दापा प्रथा के अंतर्गत लिव इन में रह रहा था, उसकी 3 संतानें हुई।
इसी इतिहास के आधार पर दापा परंपरा इस समाज में चली आ रही है। तो ये जो स्टोरी थी कि लिव इन में क्यों रहते हैं, इसके पीछे की ये जो वजह थी वो ये थी। यहाँ के लोगों का कहना है कि आज भी कुछ लोग इस प्रथा के विपरीत शादी करते हैं तो उनको संतानें नहीं होती। मेले में लड़की चुनती है, आपको बता दे अपना पार्टनर, एक मेला लगता है यहाँ पे, विवाह मेला, जिसमें लड़की अपना पार्टनर चुनती है। गरासिया जनजाति में हर साल 2 दिन का ये मेला लगता है, जहाँ पर लड़के और लड़कियां एक दूसरे को पसंद करते हैं और बिना शादी किए साथ रहने लगते हैं। यहाँ पर किसी भी लड़के या लड़की को अपने पार्टनर चुनने की जो फ्रीडम है वो यहाँ पे दी जाती है। इसके लिए उसको कभी भी कोई फोर्स नहीं करता है। लड़का और लड़की एक साथ रहने का फैसला करते हैं और रजामंदी से बच्चे पैदा करते हैं। इसके बाद अगर उन्हें लगता है तो वो एक दूसरे से शादी भी कर लेते हैं। दूसरे पार्टनर की तलाश भी कर सकती है लड़की। लड़की शादी से पहले एक साथ रहकर बच्चे पैदा करने की इस प्रथा को दापा प्रथा कहता है। इतना ही नहीं, इस प्रथा की एक खासियत ये भी है कि यहाँ दूल्हे के घर वाले शादी का पूरा खर्चा उठाते हैं, मतलब लड़की वाले के तरफ से कोई पैसा नहीं लगता है। यहाँ पे सारा जो शादी का खर्च होता है वो लड़के वाले उठाते हैं, और जो शादी होती है वो भी दूल्हे के घर में होती है। यानी कि लड़की के घर वालों पर किसी भी तरह का कोई दबाव या प्रेशर नहीं होता। यहाँ लड़कियों को अपना खुद का पार्टनर चुनने की आज़ादी है। अगर एक मेले में अच्छा पार्टनर नहीं मिला तो वह दूसरे पार्टनर की तलाश भी कर सकती है, जो उन्हें पहले पार्टनर की तुलना में अधिक पैसे दे। गरासिया जनजाति के बारे में अब हम जानेंगे। गरासिया जनजाति भारतीय उपमहाद्वीप की एक महत्वपूर्ण आदिवासी जनजाति है, जो मुख्यतः राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में निवास करती है। इनकी सांस्कृतिक धरोहर, सामाजिक संरचनाएं और जीवन शैली भारतीय आदिवासी समाज का एक अद्वितीय उदाहरण प्रस्तुत करती है। गरासिया जनजाति की समृद्ध परंपराएं, धार्मिक विश्वास और सामाजिक रीति रिवाज इनकी पहचान के प्रमुख तत्व है। भौगोलिक वितरण की बात करें तो गरासिया जनजाति का मुख्य निवास क्षेत्र राजस्थान, विशेषकर उदयपुर, डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिलों के आदिवासी इलाकों में है। गुजरात में अगर बात करें तो साबरकांठा, बनासकांठा, सौराष्ट्र क्षेत्रों में। मध्य प्रदेश में बात करें तो मध्य प्रदेश में झाबुआ और अलीराजपुर में ये जनजातियां मिल जाती हैं। इन क्षेत्रों की भौगोलिक स्थिति और जलवायु गरासिया जनजाति की जीवन शैली और संस्कृति पर प्रभाव डालती है। अगर इनकी भाषा की बात की जाए तो गरासिया जनजाति की मुख्य भाषा गरासिया है, जो एक द्राविडियन भाषा परिवार की उपशाखा है। ये भाषा स्थानीय बोली और हिंदी भाषा के मिश्रण से प्रभावित हुई है। इसके अलावा कई गरासिया लोग हिंदी और गुजराती का भी प्रयोग करते हैं, खासकर व्यापार और प्रशासनिक कार्यों के लिए। गरासिया समाज की सामाजिक संरचना निम्नलिखित है। पहला, गांव और समाज, क्योंकि गरासिया समाज पारंपरिक रूप से छोटे छोटे गांवों में बसा है। इन गांवों में समाज की विभिन्न कक्षाओं और परिवारों के बीच गहरी सामाजिक और सांस्कृतिक बंधन होते हैं। प्रत्येक गांव में एक मुखिया होता है, जो समाज के विभिन्न मुद्दों और विवादों का निपटारा करता है। आपको बता दें, यहाँ पे मुखिया का चयन सामाजिक मानदंडों और परंपराओं के आधार पर किया जाता है। गरासिया समाज विभिन्न जातीय उप समूहों में विभाजित है, जैसे कि डांगरिया और मेवाड़। ये उप समूह अपनी विशिष्ट सामाजिक और सांस्कृतिक पहचान के लिए जाने जाते हैं। गरासिया जनजाति के धार्मिक विश्वास और प्रथाएं उनकी सांस्कृतिक पहचान का महत्वपूर्ण हिस्सा है। गरासिया लोग प्रकृति के देवताओं की पूजा करते हैं, जैसे कि सूर्य, चंद्रमा और विभिन्न स्थानीय देवता। वे पारंपरिक अनुष्ठान और अनुष्ठानिक कृत्यों के माध्यम से इन देवताओं को सम्मानित करते हैं। उनकी धार्मिक प्रथाओं में विशेष अनुष्ठान जैसे कि नमस्कार और भजन शामिल होते हैं। यह अनुष्ठान जीवन के विभिन्न पहलुओं और मौसम के अनुसार आयोजित किए जाते हैं। गरासिया समाज के प्रमुख त्योहारों में भागौर, गोगा नवमी और मेहंदी शामिल है। यह त्योहार
सांस्कृतिक एकता और पारंपरिक धरोहर को मनाने का एक तरीका है। गरासिया जनजाति की अर्थव्यवस्था मुख्यतः कृषि और पारंपरिक उद्योगों पर निर्भर करती है। गरासिया लोग मुख्यतः कृषि पर निर्भर होते हैं। वे धान, बाजरा, ज्वार और मूंगफली जैसी फसलों की खेती करते हैं। उनके कृषि कार्य पारंपरिक तरीकों से किए जाते हैं और मानसून पर बहुत हद तक निर्भर करते हैं। गरासिया जनजाति के लोग पारंपरिक हस्तशिल्प जैसे कि लोटा, कटोरा और कंबल का निर्माण करते हैं। यह हस्तशिल्प उनके सांस्कृतिक पहचान का महत्वपूर्ण हिस्सा है। कुछ गरासिया समूह शिकार और वनस्पति संग्रहण के माध्यम से अपनी जीविका चलाते हैं। यह उनकी पारंपरिक जीवन शैली का एक अभिन्न हिस्सा है। आपको बता दें, गरासिया जनजाति के सामने कई सामाजिक और आर्थिक चुनौतियां हैं। सबसे पहला शिक्षा और स्वास्थ्य। शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं की कमी एक महत्वपूर्ण चुनौती है। कई गांवों में बुनियादी शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं का अभाव है, जिससे समाज की सामाजिक और आर्थिक स्थिति प्रभावित होती है और इस तरह की जो प्रथाएं हैं वो लगातार आज भी चल रही हैं। दूसरे नंबर पे आर्थिक पिछड़ापन, क्योंकि गरासिया जनजाति के लोग आर्थिक रूप से पिछड़े हुए होते हैं और उन्हें आधुनिक विकास की धारा से जोड़ने की अब हमें आवश्यकता है, क्योंकि आधुनिकता के प्रभाव के कारण गरासिया जनजाति की पारंपरिक सांस्कृतिक प्रथाओं और रीति रिवाजों को संरक्षण जो है वो मिल रहा है। गरासिया जनजाति भारतीय आदिवासी समाज का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसकी सांस्कृतिक धरोहर और सामाजिक संरचना अनूठी है। तो गरासिया जनजाति में एक प्रथा है दापा प्रथा, जिसमें पहले आपको बच्चे पैदा करना होता है, उसके बाद शादी होती है। समय से कहीं आगे गरासिया जनजाति से पहले बच्चा पैदा करना यहाँ जरूरी होता है। आपको बता दें, दापा प्रथा की ये थी अनोखी कहानी, जहाँ पे लड़की को अपने लाइफ पार्टनर चुनने का पूरा अधिकार और पूरी फ्रीडम दी जाती है। यहाँ पे विवाह मेला लगता है, जिसमें जो लड़की होती है वो अपना लाइफ पार्टनर चुनती है और उसके साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहती है। राजस्थान की ये प्रथा थी दापा प्रथा, जिसके बारे में आज हमने चर्चा की। तो दर्शकों, आज के खास कार्यक्रम ब्लैक बॉक्स में फिलहाल इतना ही। बने रहिए देश न्यूज़ के साथ। नमस्कार।